ये वाले इलस्ट्रेशन पे ध्यान रखना है, नहीं तो लटकने लग जाओगे इसमें। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर उसमें इलस्ट्रेशन एफ देखना, लिखा है पॉसिबल मीन्स फॉर मेकिंग एन एयरप्लेन इनविजिबल टू राडार is to coat the plane with anti-reflective polymer. If the radar waves have a wavelength of 4 centimeter and the refraction index of polymer is given to us. तो जो पहले गिवन इंफॉर्मेशन वहां लिख देता हूँ एफ वाले पार्ट में। ये इसका सोल्यूशन तो दिया ही होगा, सिर्फ ध्यान से देखते रहना। लैम्डा का वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ये है किस मीडियम के अंदर? एयर मीडियम के अंदर। म्यू पी जो दे रखा है वो हो गया, क्योंकि पूरे टॉपिक में लैम्डा लिखते इसमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखोगे किस मीडियम में लाइट का बात कर रहा है और वेवलेंथ किस मीडियम में गिवन है। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2 का। क्वेश्चन में कि हाउ थिक इज द ऑयल फिल्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द मटेरियल ऑफ द एयरप्लेन विंग्स इज ग्रेटर देन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये दे रखा है कि म्यू ए इज, म्यू पी दे रखा है, म्यू दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द मटेरियल ऑफ द एयरप्लेन विंग इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पॉलीमर, मतलब म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू पी। अब इसमें समझने वाला ये हो गया, जैसे फाइटर प्लेन वगैरह होगा तो यहां से राडार से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाके उसके सरफेस पे टकराया, टकरा के अगर रिफ्लेक्ट करके अगर मेरे पास पहुंच जाएगा तो हम इमीडिएटली बोलेंगे कुछ, अगर रिसीवर गया टकराया, टकरा करके वापस आया रिसीवर के पास, अगर रिसीवर डिटेक्ट कर लेता है कोई रिफ्लेक्टेड वेव आया हमारे पास तो हम तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वहां पर कोई फाइटर प्लेन है। अब यह है कि साइंस का यूज करके जो है आदमी को ये तो पता होता है कि हर चीज से बचा जा सकता है, तो बचने के लिए वो क्या करेगा कि पूरे एरोप्लेन के ऊपर एक थिन फिल्म ऑफ पॉलीमर डाल देते हैं, कोई थिन फिल्म ऑफ ऑयल बोल लो या पॉलीमर डाल लो। अब ये होगा कि जब हम रडार से भेजेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो जो थिन फिल्म है इसका पहला बाउंड्री यहाँ मिलेगा, पहले बाउंड्री पर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर सेकेंड बाउंड्री मिलेगा हमारा फिल्म और एरोप्लेन का विंग का, वहां से रिफ्लेक्ट होगा। अगर ये दोनों रिफ्लेक्टेड वेव अगर पैरेलल आता है तो स्पेस में कहीं पे जाके इंटरफेयर किया। अब जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग वो इंटरफेयर करेगा डिस्ट्रक्टिव, इसका मतलब है कि जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वो वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी सबसे कम होगा, और हमको पता है कि रिसीवर एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी से कम का इंटेंसिटी का रिसीव करेगा तो उसको प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब इंपॉर्टेंट चीज यही हुआ कि जो रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास जो आएगा वेव रडार के पास, अगर उसका इंटेंसिटी रिसीवर जितना मिनिमम इंटेंसिटी के ऊपर के इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है उससे अगर ज्यादा इंटेंसिटी का आया तब तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, और अगर नहीं आ पाया तो डिटेक्ट नहीं हो सकता। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मोस्टली ये हम लोग लेकर के चलेंगे कि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस केस में वो पर्टिकुलर वेवलेंथ का इंटेंसिटी बहुत कम होगा रिसीव होने पे, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो वेवलेंथ ऑलमोस्ट मिसिंग होगा। तो मिसिंग वेवलेंथ जब भी क्वेश्चन में दिया होगा इसका मतलब है कि उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर बात हुआ कि जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी आया तो वो अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी से रिसीव हो गया तो डेफिनेटली बताएंगे कि वहां पर फाइटर प्लेन है। तो फाइटर प्लेन हमको डिटेक्ट ना हो पाए उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि थिन फिल्म ऑफ पॉलीमर इस तरह से डालें, वो थिकनेस डिसाइड करेंगे 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करेंगे 2, जिससे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो 2 रिफ्लेक्टेड वेव आएगा वो दोनों इंटरफेयर अगर डिस्ट्रक्टिवली कर लिया तो वो वेवलेंथ हमारा मिसिंग हो जाएगा। अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो आराम से वो वेवलेंथ डिटेक्ट हो जाएगा। इन बिटवीन कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में बात ये होगा कि अगर हमारा इंटेंसिटी लेवल रिसीवर के मिनिमम डिटेक्शन इंटेंसिटी लेवल से अगर ज्यादा होगा तो डिटेक्ट होगा, अगर नहीं हुआ तो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। बट एक केस क्लियर है कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो डेफिनेटली डिटेक्ट होगा, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो हमारा डेफिनेटली डिटेक्ट नहीं होगा। अरे माता बुझ गया नहीं गया स्टोरी। अब यहां से बात ये करते हैं कि पूरे एरोप्लेन के बॉडी पे एक थिन फिल्म ऑफ लेयर डाल रहे हैं। अब यहां ध्यान से देखना, ये हम लोग ले लेते हैं एयरप्लेन विंग, तो इसको एयरप्लेन विंग ले लिया हम लोगों ने, ये हो गया एयरप्लेन विंग।
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू ए, इसके ऊपर थिन फिल्म ऑफ पॉलीमर डाल देते हैं। तो ये ले लेते हैं हम लोग पॉलीमर फिल्म, इसका थिकनेस जो है या तो डेल्टा टी लिख लो या फिर टी लिख लो, जो भी लिखना चाहो। तो मैंने थिकनेस लिया इसका डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इज थिकनेस ऑफ द पॉलीमर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू पी, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 2, एंड वन मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू पी, मतलब ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हुआ रिलेटिव टू दिस पॉलीमर फिल्म। अब बात ये करते हैं कि रडार से जब हम लॉन्ग डिस्टेंस से लेंगे तो वेव जो भी लोग इस पर पैरेलल फॉल कराओगे, एक। दूसरा ये है कि क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि पॉलीमर फिल्म के ऊपर कितने एंगल पे वो इंसिडेंस हुआ, तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस हम 0 लिखेंगे, मतलब लाइट रे जो है फॉल करेगा नॉर्मली। तो क्वेश्चन में अगर गिवन इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो वेव जो है इसके ऊपर कितने एंगल पे फॉल कर रहा है, उस केस में हम लोग इसको फॉल कराएंगे नॉर्मली। तो यहां से ये मीडियम है हमारा एयर मीडियम। अब वेव जो है यहां से लाएंगे, इस पर फॉल कराया हम लोगों ने नॉर्मली, ये हो गया इंसिडेंट वेव पॉलीमर फिल्म का। पहला बाउंड्री हमारा यहाँ पे मिलेगा। इस बाउंड्री पे एक चीज हो गया कि जो जब भी कोई भी लाइट रे फॉल करता है किसी बाउंड्री के ऊपर, तो बताया था सम पार्ट ऑफ लाइट रे डेफिनेटली रिटर्न्स बैक। तो यहां से एक हो गया रिफ्लेक्शन, इसमें इसको बोल लेते हैं रे नंबर 1, जो रिफ्लेक्टेड है उसका रे नंबर 1 ले लिया यहां से। अब कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिटेड पार्ट यहां से हम लोग एंटर करते हैं, इसको रे नंबर 2 लेते हैं कि ये जाकर के यहां पर आएगा। लेकिन अब इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि पहले ये ऑप्टिकली रेडर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का बाउंड्री है। जब भी लाइट रे फॉल करेगा ऑप्टिकली रेडर साइड से, तो बताया था एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सडनली हमारा जो है चेंज होगा फेज का, और वो फेज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड जो हमारा इंसिडेंट वेव होता है दैट विल बी प्लस माइनस ऑफ पाई। अगर प्लस पाई ले लेते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे कि सडनली इसमें फेज डिफरेंस आया कितने का, तो इसको लिख लेते हैं डेल्टा फाई नॉट 1 पहले बाउंड्री पे, दिस इज इक्वल्स टू प्लस पाई। अगर प्लस पाई लेंगे इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड वेव का पाथ होगा उसके पाथ को हम शॉर्टन करेंगे, कितने से, लैम्डा बाई 2 से शॉर्टन करेंगे। ये हो गया पहला इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम देते हैं ए। अब ट्रांसमिटेड रे यहाँ पे आया, यहाँ पे भी होगा कि सम पार्ट ऑफ लाइट रे जो हमारा ट्रांसमिट, सम पार्ट रिफ्लेक्ट का बात करेंगे। इस बाउंड्री से जो रिफ्लेक्ट होगा इस पाथ पे जाएगा, मैं बगल में दिखा रहा हूं इसको कि आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर ये पॉइंट बी है तो यहां से ये रे जो है रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट यहीं से होगा लेकिन साइड में दिखा रहा हूं, इसको पॉइंट नंबर बी नाम दे देता हूं। और ये हो गया R2 जो सेकेंड रे चल रहा है यहां से रिफ्लेक्ट करके आया, और इसके बाद फिर फर्दर जो है ये ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिट होकर के ये R1 और R2 सेम साइड पर आया, दोनों पैरेलल वेव होगा, मतलब लार्ज डिस्टेंस पे जाकर के ये जो है स्पेस में कहीं पे इंटरफेरेंस होगा। अगर इंटरफेरेंस हमारा डिस्ट्रक्टिव होगा, इसका मतलब है कि राडार के पास वो वेवलेंथ मिसिंग हो जाएगा, और उस केस में बोलेंगे कि वो एयरप्लेन को हमने तो इधर से भेजा लेकिन हमारे पास कुछ नहीं आया, तो उसको क्या लगेगा कि जो सीधा क्रॉस कर गया होगा, जिसकी वजह से कोई रिफ्लेक्ट करके हमारे पास वेव आया नहीं, और उस केस में बोलेंगे कि हम कुछ भी डिटेक्ट करने की स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन वही अगर R1 और R2 जो है कंस्ट्रक्टिवली अगर इंटरफेयर कर गया स्पेस में बिफोर राडार, तो उस केस में हम बोलेंगे कि उसका सबसे स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, और इमीडिएटली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वहां पर फाइटर प्लेन है। ठीक है, अब यहां से ये वापस आएगा पॉइंट ए पे। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो क्वेश्चन में कहा है कि राडार को जो है ये इनविजिबल होना चाहिए एयरप्लेन। इसका मतलब है कि R1 R2 को डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कराएंगे। तो पहला चीज हो गया कि R1 R2 का इंटरफेरेंस होगा सेम साइड पर जो आया, और R1 एंड R2 शुड इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, ताकि वो वेवलेंथ हमारा मिसिंग वेवलेंथ हो, डिस्ट्रक्टिवली फॉर एयरप्लेन टू बी इनविजिबल, प्लेन टू बी इनविजिबल। तो इनविजिबल के लिए ये इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारा हो गया कि जो
डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करना है। अब सबसे पहला बात होता है कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम पहले निकालेंगे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का वैल्यू फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ 0.5 लैम्डा। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि हम कितने थिकनेस का, मतलब कितने कितने थिकनेस का हम ऑयल ये पॉलीमर फिल्म डाल सकते हैं ताकि हमारा जो है एयरप्लेन इनविजिबल हो। तो इनविजिबल के लिए सबसे पहले डेल्टा एल कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। डेल्टा एल कैलकुलेट करने में हम देख रहे हैं कि जो एयर में ट्रेवल कर रहा है फिर पॉलीमर में ट्रेवल कर रहा है, तो जब अलग अलग मीडियम में ट्रेवल करता है तो सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि डेल्टा एल हम जो निकालने जा रहे हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ का डिफरेंस वो किस मीडियम के रिलेटिव लेंगे। चूंकि वेवलेंथ हमारा एयर मीडियम में दे रखा है इसलिए बेटर होगा कि हम लोग ले लेते हैं रिलेटिव टू एयर मीडियम। तो यहां पे हम लोग सबसे पहला चीज लिख लेंगे रिलेटिव टू एयर मीडियम। जब ये लिख लिया तब हम लोग L1 और L2 दो का बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये देखना है, बोला था कि वेवलेंथ जब भी हम लोग L1 L2 कैलकुलेट करते हैं तो सोर्स से शुरू करते हैं। तो सोर्स तो हमारा जो है लॉन्ग डिस्टेंस पे है, मतलब उसको इनफिनाइट मान के चल सकते हैं। हम इस तरह के क्वेश्चन में देखेंगे किस पॉइंट तक में कोई पाथ का डिफरेंस नहीं हुआ था और किस पॉइंट के बाद मेरा कोई पाथ का डिफरेंस नहीं होगा। पहले क्या चीज डिसाइड करेंगे कि जो रे इनकमिंग रे है, इनकमिंग रे कहां तक में इनकमिंग रे में कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है। उसके बाद जो फेनोमेना है ट्रांसमिशन या कुछ भी, उसके किस पॉइंट के बाद से फिर कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है। अब हम चेक करेंगे यहां से कि अगर हम ए से ऊपर देखें, यहां से आगे R1 और R2 जब जाएगा दोनों पैरेलल है, सेम जगह से जाएगा तो इन दोनों के बीच में कोई पाथ का डिफरेंस नहीं होगा। मतलब ए के आगे अगर दोनों वेव का बात करेंगे तो दोनों में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। इनकमिंग में देखते हैं, ए तक पहुंचा था, ए तक में तो हमारा एक ही रे था, यहां से जो है रे दो बना, तो दो रे हमारा यहां तक बना, तो यहां तक तो कोई पाथ डिफरेंस है नहीं, मतलब ए तक में हमारा कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है। यहां पर रे दो पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर हम चेक करेंगे किस पॉइंट के बाद कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। तो ए के जस्ट एबव से कोई भी अगर हम देखेंगे तो ये दोनों रे का लेंथ हमेशा सेम होगा, मतलब कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा ए से। तो पहले हमने कहा कि जहां से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है वहां तक में कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हमारा ट्रांसमिशन वगैरह होने के बाद जब दो पैरेलल रे है तो पैरेलल रे के परपेंडिकुलर अगर कोई भी लाइन खींचते हैं तो वहां से दोनों लेंथ सेम होगा, मतलब कोई पाथ का डिफरेंस नहीं होगा। तो पाथ का डिफरेंस कहां से कहां तक में होगा, ए के जस्ट ऊपर से स्टार्ट होकर के ए के जस्ट ऊपर तक में होगा। मतलब सीधा सा हो गया, पॉइंट ए से हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट करना और पॉइंट ए पे फिर हम एंड करेंगे कैलकुलेट करना। अरे ये बात माथा में गया नहीं गया? अरे बुद्धि में गया नहीं गया कि जो डेल्टा एल कहां से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। यहां तक सिंगल रे था, इस जगह से रे दो पार्ट में हुआ, मतलब यहां तक में कोई पार्ट का डिफरेंस नहीं था। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ। एंड पॉइंट कौन सा रखेंगे? एंड पॉइंट वो पॉइंट रखेंगे जहां से आगे कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट से आगे देखेंगे तो दोनों एयर में है एक चीज, और दोनों एयर में है, साथ में दोनों जो है पैरेलल है। तो यहां से आगे दोनों के बीच में कोई पाथ का डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब रिलेटिव टू एयर मीडियम हम जो डेल्टा एल कैलकुलेट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे पॉइंट जस्ट एबव ओ से पॉइंट जस्ट एबव ओ तक। तो ये होगा हमारा पॉइंट जस्ट एबव ए टू पॉइंट जस्ट एबव ए तक, एबव ए तक। अब यहां से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले L1 पहले वाले का, तो हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये टकराया और फिर ए पे गया जस्ट एबव ए से, तो ए से ए तक का तो डिफरेंस हो गया 0। लेकिन चूंकि प्लस पाई आया हुआ है तो इसके पाथ लेंथ को हमको हमेशा शॉर्टन करना है कितने से, तो वो हो जाएगा हमारा λ/2। अच्छा, इस जगह पे नहीं देखा, बी पे जब ये रिफ्लेक्ट हुआ था तो हमको फिर चेक करना पड़ेगा कि μp अगर कम है μa से, तब तो इसका मतलब है कि ये रेयर साइड से फॉल कर रहा था और यहाँ पे फिर सडनली फेज डिफरेंस होगा कितने का,
प्लस माइनस ऑफ पाई का। और अगर ये डेंसर मीडियम होता तब कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू पी। तो म्यू ए अगर ग्रेटर देन म्यू पी दे रखा है, इसका मतलब सीधा सा है कि ये मेरा है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, मतलब इस जगह पे भी फेज डिफरेंस हुआ होगा रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के बीच में। इसको लिख लेते हैं फाई नॉट 2, दिस इज इक्वल्स टू प्लस पाई। प्लस ले लो माइनस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कैलकुलेशन पे, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो मैंने दोनों जगह पे प्लस पाई ले लिया। अब L1 निकालने जाते हैं यहां से। तो पहला बात है कि ये R1 तो यहीं से रिटर्न हुआ है, हम ए से ए तक का ही ले रहे हैं क्योंकि यहां से हमारा पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ। तो इसको लिख लेंगे ए माइनस ऑफ कितना, शॉर्टन कर देंगे लैम्डा बाई 2 से। ए और ए का वैल्यू हो गया 0 माइनस ऑफ लैम्डा बाई 2, तो इसका हो गया माइनस ऑफ लैम्डा 2, और ये जो आया बिकॉज ऑफ फेज डिफरेंस। अब आते हैं रे नंबर 2 के लिए, मतलब R2 जिसको लिखा है। तो R2 यहां से यहां जाता है, फिर यहां से यहां गया। तो हम लोग अगर इसको लिखते हैं L2 को, तो अब हम लोग चूंकि रिलेटिव टू एयर मीडियम बात कर रहे हैं, तो इसका हमको ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालेंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं, जिस मीडियम के अंदर ये है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू पी, किसके रिलेटिव, एयर, तो म्यू पी बाई 1। तो हमारा यहां से शुरू करेंगे, हम लिखेंगे म्यू पी डिवाइडेड बाय 1 का रिलेटिव ऑप्टिकल पाथ से निकाल रहे हैं। उसके बाद फिर ये थिकनेस हो गया कितना, डेल्टा टी। तो ये वैल्यू हो जाएगा डेल्टा टी। लेकिन इस वाले ये चूंकि रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे के पाथ लेंथ को हम शॉर्ट एंड करेंगे कितने से, लैम्डा बाई 2 से। तो सेकंड वाले पार्ट में इसको जो है शॉर्ट एंड कर दिया लैम्डा बाई 2 से। ये माथा में गया, सब कहने गया ये चीज चला गया। तो अब यहां से आगे का पार्ट करेंगे। आगे के पार्ट में अगर हम L2 लिख के, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये डायग्राम तो समझ आ ही गया होगा। अब यहां से L2 लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू पी इंटू डेल्टा टी माइनस ऑफ लैम्डा बाई 2। म्यू पी का वैल्यू क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, तो L2 अगर हम लिखने जाएंगे तो L2 हमारा हो गया नथिंग बट 4 डेल्टा टी माइनस ऑफ लैम्डा बाई 2। अब हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालते हैं। डेल्टा एल इक्वल्स टू नथिंग बट L2 माइनस L1 इक्वल टू, L2 की जगह पे लिखेंगे तो हो गया 4 डेल्टा टी माइनस ऑफ लैम्डा बाई 2। L1 की जगह पे रखेंगे तो माइनस ऑफ माइनस लैम्डा बाई 2। तो इस केस में ये वाला पार्ट कैंसल आउट हो गया। डेल्टा एल का वैल्यू आ गया हमारा नथिंग बट 4 डेल्टा टी। अब हम लोग यहां से लिखते हैं कि डेल्टा टी जो थिकनेस ऑफ द लेयर होगा वो होना चाहिए 1/4 डेल्टा एल। अब ये हो गया हमारा डेल्टा टी निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एल बाय 4। अब हमको पता है कि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, क्योंकि अगर R1 R2 इंटरफेयर करेगा डिस्ट्रक्टिवली इन द स्पेस, तो उस केस में जो है जब वो लार्ज डिस्टेंस पे होगा, मतलब रडार के पहले कहीं अगर बात करेंगे तो वो डिस्ट्रक्टिवली अगर इंटरफेयर करेगा तो हमारा ये वेवलेंथ मिसिंग हो जाएगा, और इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हम बोलेंगे कोई इंटेंसिटी उसके पास रिसीव नहीं होगा, या फिर बहुत ही मिनिमम इंटेंसिटी आएगा, और उस केस में जो है रडार उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो अब ये हो गया कि डेल्टा एल के लिए कंडीशन लगेंगे, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है, दैट इज 2m-1, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 0.5 लैम्डा। तो यहाँ पे रख देंगे इसको, तो डेल्टा टी का वैल्यू हो गया 1/4 2m-1, ये हो गया 0.5, ये हो गया लैम्डा। इसको अगर कर दूं तो ये लैम्डा बाई 8 हो जाएगा। डेल्टा टी इक्वल्स टू हो गया 2m-1, दिस इज लैम्डा बाय 8। लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोगों को कि लैम्डा 4 सेंटीमीटर है, तो अगर हम यहाँ पे रख देते हैं 4 सेंटीमीटर, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू हमारा हो गया 2m-1, मतलब ऑड मल्टीपल, यहाँ पे रखा 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8, मतलब 0.5 सेंटीमीटर आ गया। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू नथिंग बट
ऑड मल्टीपल ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। अब अगर थिकनेस का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ 0.5 सेंटीमीटर होगा तो उस केस में R1 और R2 जो है डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा और एयरप्लेन विल बी इनविजिबल। अब पॉसिबल वैल्यू क्या है, तो पहला ऑड नंबर हम लेते हैं +-1, बट थिकनेस चूंकि निगेटिव नहीं होगा इसलिए 1 से लेंगे। तो डेल्टा टी का पहला वैल्यू हो गया 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ऑड नंबर हो जाएगा 3, मतलब 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ऑड नंबर अगर लेंगे तो ये हो गया हमारा 5, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये सब वो थिकनेस है इस पॉलीमर फिल्म का जिसके लिए एयरप्लेन हमको इनविजिबल होगा। तो ये हो गया थिकनेस ऑफ द पॉलीमर फिल्म फॉर विच एयरप्लेन विल बी इनविजिबल टू द रडार। अब मिनिमम थिकनेस अगर बात करेंगे तो मिनिमम थिकनेस वुड बी इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, मिनिमम थिकनेस हमको निकालना था, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अरे पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया नहीं आया? आ गया, ठीक है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस वाले क्वेश्चन में मैं ऐसा करूंगा कि थीटा और लैम्डा के टर्म में चीजों को लिखूंगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन नंबर 19 या 20 लिया हुआ है वही जो रिलेशन इस इलस्ट्रेशन में लास्ट में आएगा उसमें बस वैल्यू पुट करने वाला काम होगा। इसलिए इसको ध्यान से जो है देखना, इसको थोड़ा क्लियरली बना भी दूंगा डायग्राम को। और ये सब क्वेश्चन जो दे रखा है दोनों इलस्ट्रेशन जितना भी मैंने दिया है ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एडवांस एग्जामिनेशन। जितना भी एडवांस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है इन्हीं पैटर्न पे आता है। मैं अगर 6 साल से पढ़ा रहा हूं तो ये सब क्वेश्चन मेरे सारे सीआरक्यू में रहा है, लेकिन अगर आप 6 साल के पेपर देखोगे तो एक एक क्वेश्चन एक एक साल एडवांस में आया हुआ है। और मेरे 5 साल पहले का या 6 साल पहले का भी सीआरक्यू देखोगे तो पैटर्न हो सकता है कि डेटा मैंने चेंज कर दिया हो थोड़ा नया करने के लिए, बट क्वेश्चन सेम होगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशन का, उस पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया बच्चा, एफ के बाद आया जी, ठीक है। कहा कि व्हाइट लाइट फॉल एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री ऑनटू अ सोप फिल्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3। तो मैं यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन में डाल देता हूं पहले, गिवन इंफॉर्मेशन। अरे इतना बड़ा लिखा था, गिवन लिखा था पता नहीं। हाँ, तो ये थीटा, मैं थीटा लिख करके चलूंगा। थीटा इक्वल्स टू दे रखा है 53 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सोप फिल्म जो m दे रखा है वो दे रखा है 4/3। अच्छा, कहा व्हाइट लाइट फॉल्स एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री ऑन अ सोप फिल्म। सोप फिल्म पढ़ा था जिस समय पढ़ रहे होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, तो बताया था कि सोप फिल्म इन एयर बोलेंगे या फिर सोप फिल्म बोलते हैं तो अंदर होता है एयर पार्टिकल्स, बाहर भी होता है एयर। तो यहाँ एयर मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ भी एयर होगा और ये थिन फिल्म ऑफ सोप होगा जिसका कुछ थिकनेस होगा। इस पर कोई भी लाइट रे फॉल करेगा, इसको अगर सेंटर से लेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम 53 डिग्री का बात कर लेंगे। अब यहाँ से दो बाउंड्री आ गया, एक अंदर बाहर वाला, एक बाहर वाला, दो जगह पे, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला बाउंड्री। दो बाउंड्री पे रिफ्लेक्ट करने के बाद दोनों अगर इंटरफेयर करता है तो अगर किसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर देता है तो वो वेवलेंथ का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, और जिन वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उस वेवलेंथ को या तो हम मिसिंग वेवलेंथ बोलेंगे या फिर बोलेंगे कि जो उसका करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी विल बी मिनिमम, या वो डिटेक्ट नहीं हो सकता या फिर वो हमको दिखाई नहीं देगा वो पर्टिकुलर रे। तो क्वेश्चन में ये बोला कि येलो वेवलेंथ, येलो कलर, व्हाइट लाइट अगर हम डालते हैं और येलो कलर हमको दिखता है रिफ्लेक्टेड रे, अगर रिफ्लेक्टेड रे येलो कलर दिख रहा है इसका मतलब येलो कलर के करस्पॉन्डिंग जो है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा जिसकी वजह से इंटेंसिटी जो है
12 साल से पढ़ाना तो यही थोड़ी पढ़ाना हो 12 साल से, बदतमीज बस। तो ये हो गया कि जो अगर येलो वेवलेंथ, येलो कलर का जो वेवलेंथ है उसके करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगे तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी येलो कलर का होगा, बाकी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी आएगा, बट सबसे ज्यादा जिसका इंटेंसिटी होगा रिफ्लेक्टेड वेव जो होगा वो कलर का दिखाई देगा। तो क्वेश्चन में बोला कि व्हाइट लाइट को हमने इस पर फॉल कराया है और उस केस में रिफ्लेक्टेड वेव हमको येलो दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आएगा कि येलो कलर के वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सीधा है कि हम लोग डेल्टा एल निकालेंगे एंड दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो है ये हमारा स्टेप्स होगा। अब मैं छोटा सा पार्ट इसका लेकर के इस चीज को स्ट्रेट करके दिखा रहा हूं यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोगों ने लिया सोप फिल्म। तो डायग्राम में यहां पे बना दे रहा हूं सोप फिल्म, इसका थिकनेस मैं लिख देता हूं डेल्टा टी। ये हो गया डेल्टा टी, जिसको लेंगे थिकनेस ऑफ सोप फिल्म। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मैं एन लिख रहा हूं, एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको एन इक्वल्स टू कुछ भी म्यू लिख देता हूं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूंकि एयर मीडियम है तो 1 लिख देते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 ले लेंगे क्योंकि यहाँ भी एयर होगा, क्योंकि दोनों साइड्स ऑफ फिल्म के हमारा एयर होगा और बीच में जो है थिन फिल्म ऑफ सोप है। इस क्वेश्चन में सोप फिल्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के बराबर दे रखा है वो हम लोग ले लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब सबसे पहला हो गया ये वाला पार्ट, तो यहां से यहां तक हो गया थिन फिल्म ऑफ सोप, लिखूं या समझ में आ जाएगा। ये हो गया थिन फिल्म ऑफ सोप, ठीक है। यहां तक पहले हम लोगों ने कर लिया। अब बोला कि अगर कोई भी इनकमिंग रे लेते हैं हम, यहाँ पे रुको थोड़ा लेफ्ट में करता हूँ क्योंकि जगह नहीं बचेगा नहीं तो मैं इस जगह पे शो कर रहा हूं। ये हो गया हमारा इनकमिंग रे जो इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए का। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस में थीटा ले लेता हूं, लास्ट में थीटा का वैल्यू पुट कर लेना, क्वेश्चन उसमें दिक्कत है। अब ये हो गया कि जब भी बाउंड्री पे फॉल करेगा तो एक कुछ पार्ट ऑफ लाइट रे तो हमारा रिफ्लेक्ट होगा, और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड फर्स्ट, इसको रे नंबर 1 दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा रे नंबर 1। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी होगा थीटा। ये एंगल थीटा हो गया तो यहां से यहां तक का एंगल हमको मिल जाएगा 90 माइनस थीटा का, तो ये एंगल हम लोग लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा का, ठीक है। अब यहां से कुछ पार्ट लाइट एनर्जी जो है वो एंटर करेगा, तो एंटर करने के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये यहां गया, चूंकि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इसके इसलिए बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसको ले लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब यहां पर जो करेगा तो फिर लगा के बताया नॉर्मल लेंगे, यहाँ पे मान लो यहां से यहां तक शो कर लेते हैं, ये हो गया नॉर्मल, ये एंगल हो गया हमारा आर। कुछ पार्ट जो है वो तो ट्रांसमिट हो जाएगा इधर की तरफ। ट्रांसमीटर के केस में एक बात तो पक्का है कि अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर मीडियम में थीटा था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस मीडियम में अगर आर है, तो इस मीडियम में जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आर के बराबर होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा थीटा के बराबर, तो ये एंगल थीटा हो गया। ये रे रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगा, ये आर है तो ये भी हो जाएगा आर। अरे थोड़ा डायग्राम में आर छोटा बन गया, जितना डिस्टेंस ये उतने डिस्टेंस आएगा ना, आइसोसेलेस बनेगा। तो ये ले लेते हैं हम लोग इस तरह से, ये एंगल आर, तो ये एंगल भी कितना हो गया आर। अब ये देखेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर हम डेल्टा एक्स लिख लें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी आएगा डेल्टा एक्स का, ठीक है। यहां पे फिर हम लोग जाएंगे, ये एंगल आर है तो ये एंगल आर हुआ। अब जो ये ट्रांसमिट होगा, चूंकि इस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा के बराबर होगा, और ये रे इसके पैरेलल चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा R2,
इस पॉइंट को नाम देते हैं बी का, इस पॉइंट को नाम दिया सी का। ये पूरा पाथ हो गया। अब हम पहले चेक करना शुरू करेंगे कि इस जगह पे पहला रिफ्लेक्शन हुआ है, ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो यहां पर अगर हम निकालेंगे तो इस जगह पर डेल्टा फाई टी आई सॉरी आर आई जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस पाई का ले लेते हैं या फिर माइनस पाई का। तो मैं यहाँ पे पहले प्लस पाई का ले लेता हूं, ठीक है। प्लस लो माइनस लो से कब तक नहीं बढ़ता। फिर यहाँ पे आएंगे, ये मेरा ऑप्टिकली यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के केस में चेक करेंगे, ये मेरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। चूंकि ये लाइट रे फॉल कर रहा है इस बाउंड्री पे फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर साइड, so there will not be any phase difference between reflected ray and incident wave। तो इस केस में यहां पे डेल्टा फाई आर आई लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो बी पर हमारा 0 होगा, यहां पे सडनली फेज डिफरेंस आएगा प्लस पाई का। अब क्वेश्चन का जो अगला पार्ट हम लोग लेकर के चलेंगे, डायग्राम को ज्यादा कंसाइज हो गया जी, चलो ठीक है, अब हो गया तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं। ये 90 डिग्री माइनस थीटा लिख रहा हूं। अब यहां से कि इन दोनों में देखते ये हैं, क्वेश्चन में सबसे पहला बात होगा कि हमको डेल्टा एल निकालना होगा। डेल्टा एल निकालने के लिए पहले देखेंगे कि कहां तक में कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है। तो ए तक में तो हमारा लाइट रे सिंगल इंसिडेंट रे है, तो मतलब ए यहां से रे दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो हम इन दोनों रे के बीच में अगर हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालने जाएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा ए से, क्योंकि यहां से रे दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अब हम चेक करेंगे कि किस पॉइंट के बाद से दोनों के बीच में कोई पाथ का डिफरेंस नहीं होगा। तो चूंकि ये दोनों पैरेलल ही एंगल थीटा है, तो हम देखेंगे कि ये दोनों एयर मीडियम में है, एक चीज। दूसरा, अगर हम इन दोनों पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, जैसे ये वाला हम लोगों ने लिया, यहां से परपेंडिकुलर ले लिया इसके ऊपर, रुको R1 ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे इसको लिख देता हूं R1 और ये हो गया हमारा R2, ठीक है। यहां पे अगर दोनों के ऊपर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट से आगे का लेंथ R1 का और इस पॉइंट से आगे का लेंथ R2 का दोनों सेम रहेगा, मतलब यहां के बाद से आगे कोई पाथ का डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहां तक में कोई पाथ का डिफरेंस नहीं था आने के दौरान, और जब ये जा रहा है इस मीडियम के अंदर वापस से आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, तो इस पॉइंट के आगे कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं इसको m लिख देता हूं फॉर एग्जांपल, इसको यहां पे लिख देता हूं n, इस पॉइंट को, तो ये तो रुको डेल्टा x प्रॉपरली अगर नहीं दिखेगा तो ऐसे दिखा देता हूं, ये हो गया डेल्टा x, और यहां से यहां तक का भी हम लोग ले रहे हैं, ये होगा डेल्टा x। इसका मतलब ये है कि रे नंबर 1 का अगर हम बात करें तो उसको यहां से शुरू करेंगे इंसिडेंट होने के बाद से, यहां तक का लेंथ हम लेंगे, क्योंकि अब देखना ये है कि m के आगे और c के आगे इन दोनों में कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है। तो हम फर्स्ट वाले रे का बात करेंगे तो यहां से स्टार्ट करके यहां पे खत्म करेंगे, और सेकंड वाले का बात करेंगे तो ए से स्टार्ट करके बी से लेकर के सी तक जाएंगे, क्योंकि इसके आगे फिर पाथ का कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो डेल्टा एल कैलकुलेट करना है किसके किसके बीच में करना है, पहले वाले रे के लिए। ए से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां से डिवीजन शुरू हुआ था, तो यहां से स्टार्ट करेंगे और एम तक जाएंगे। इसके केस में, सेकंड वाले के केस में, ये हो गया रे नंबर 1, ये है रे नंबर 2, ये है रे नंबर 2 जिसका बात कर रहे हैं, और इसके बाद ये यहां तक गया। तो रे नंबर 2 का स्टार्ट यहां से किया और एंड कहां पे कर देंगे, सी पे जाके कर देंगे। अरे माथा में कुछ गया नहीं गया। अब क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगा कि जो हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा। एक तो एम का लेंथ चाहिए, क्योंकि L1 लिखते समय जरूरत पड़ेगा। दूसरा, हमको AB का लेंथ चाहिए, BC का लेंथ चाहिए। तो BC और AB का लेंथ के लिए सबसे पहले तुमको R का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहां से यहां तक अगर थिकनेस का बात करें तो ये हमारा डेल्टा T दिया हुआ है, तो BN का जो वैल्यू है वो डेल्टा T के बराबर हो गया। इस डायग्राम से एक दो चीज हम ये लिख सकते हैं कि जो BN का जो वैल्यू है वो हो गया डेल्टा T। चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए AN और NC का वैल्यू जो आएगा वो सेम होगा। ये हो गया AN इक्वल्स टू NC एंड दैट विल बी इक्वल्स टू AN इक्वल्स टू NC,
और इसको हम लोगों ने लिखा है डेल्टा एक्स। चूंकि हमको डेल्टा टी निकालना है तो जितना भी लेंथ हम निकालने जाएंगे सब निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी। अच्छा, अब अगर हम देखें इस वाले में तो ए बी और बी सी सेम होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं कि ए बी इक्वल्स टू ये आ जाएगा बी सी के बराबर। और अगर हम ट्राइंगल के हिसाब से देखें इस वाले ट्राइंगल में ये अगर आर है तो ये डेल्टा एक्स लिखेंगे तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू होगा tan r। मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा tan r इंटू डेल्टा टी। तो एक चीज हो गया कि ये डेल्टा एक्स के बराबर होगा, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी इंटू tan r, एक चीज। दूसरा, अगर ए बी और बी सी का बात करें तो ये ए बी अगर इसी ट्राइंगल में आते हैं तो ए बी कॉस आर इक्वल्स टू डेल्टा टी हुआ, मतलब ए बी का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा टी बाय कॉस आर या फिर डेल्टा टी सेक आर लिख सकते हैं। तो ट्राइंगल ए एंड बी से ही जाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा टी सेक आर या फिर डेल्टा टी बाय कॉस आर का बात कर लेंगे। तो ये इतना सा इंफॉर्मेशन हो गया कि डेल्टा एक्स का वैल्यू डेल्टा टी tan आर, इसका वैल्यू ए बी और बी सी का वैल्यू डेल्टा टी सेक आर आएगा। मतलब टारगेट हमको क्या निकालने का होगा, वो होगा आर। अरे ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया सबको? आ गया। तो आ गया, तो अब हम लोग जो जाएंगे वो मेन है आर निकालने के लिए। आर निकालने के लिए स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, चाहे ए पे लगा लो चाहे सी पे लगा लो। तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग Snell's law of refraction। कहां पे, तो ए पे लगाता हूं, एट ए। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे सबसे पहला चीज, अच्छा ए एम के बारे में भी तो लिखना था जी, ए एम तो नहीं लिखे हम लोग, ए एम भी लिखी लो। ए एम को लिखने जाएंगे तो इस ट्राइंगल में जाओगे, ट्राइंगल ए एम सी से, तो ये 2 डेल्टा एक्स कॉस 90 माइनस थीटा होगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 डेल्टा एक्स कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। लास्ट में लिखता हूं, यहाँ पे फिर जगह नहीं बच रहा है, रुको बचेगा। ए एम तो 2 डेल्टा एक्स ये हो गया कॉस 90 माइनस थीटा, so this will be equals to 2 डेल्टा x साइन थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा के बराबर। तो 2 डेल्टा x cos 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो वो m का वैल्यू हो गया, मतलब डेल्टा x का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, दैट इज डेल्टा टी tan r। यहाँ पे पुट कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां से इसने सा लगाया तो इसमें लिखेंगे 1 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा म्यू इंटू साइन आर। अब यहां से साइन आर अगर हम लोग लिखते हैं तो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय म्यू। साइन आर का वैल्यू निकल गया तो हम tan थीटा और ये सबका निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अब वैल्यू लिख देता हूं मैं थीटा का। तो क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा इक्वल्स टू है 53 डिग्री और म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 4/3 साइन। तो यहां से अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो साइन आर इक्वल्स टू हमारा हो गया कितना, साइन थीटा के जगह पे रखेंगे साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5, इसको लिखेंगे तो ये हो गया 4/3। सो दिस कम्स आउट टू बी 3/5 और इससे हमको निकल गया आर का वैल्यू नथिंग बट ये हो जाएगा कितना, 37 डिग्री। तो आर का वैल्यू कैलकुलेटेड। आर का वैल्यू एक बार कैलकुलेट हुआ तो सारा वैल्यू हम लिखना शुरू करेंगे। तो बी एम का वैल्यू तो डेल्टा टी है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। हम जा रहे हैं ए एम पे। तो पहला चीज हो गया ए एम इक्वल्स टू, हम लोगों ने ट्राइंगल ए एम सी से लिया था 2 डेल्टा एक्स कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट 2 डेल्टा एक्स, ये हो गया हमारा साइन थीटा
और डेल्टा एक्स का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स इज डेल्टा टी tan r, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू डेल्टा टी इंटू tan r इंटू साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग फिर रख देंगे, तो थीटा का वैल्यू कितना है 53 डिग्री और आर की जगह पे 37 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू हमने रख दिया 30 डिग्री और जो हमारा आर का वैल्यू 37, थीटा का वैल्यू 53 डिग्री और आर का वैल्यू हो गया हमारा 37 डिग्री। अगर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ए एम इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा टी, tan r के जगह पे वैल्यू रखें तो tan 37 हो गया हमारा 3/4 इंटू साइन 53 डिग्री, साइन 53 का वैल्यू हो गया हमारा 4/5, 4 यहां से कैंसल आउट हो गया, ये हो गया 6/5 डेल्टा टी के बराबर। तो ए एम निकल गया हमारा। दूसरा चीज हमको निकालना है ए बी और बी सी। तो ए बी इक्वल्स टू नथिंग बट बी सी इक्वल्स टू नथिंग बट दिस इज डेल्टा टी सेक आर, तो डेल्टा टी सेक आर। सो डेल्टा टी अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक ऑफ 37 डिग्री, 37 का लोगे तो cos 37 हो जाएगा 4/5, तो 5/4 हो जाएगा। तो डेल्टा टी ये हो गया हमारा 5/4 और इससे हम लोग लिख लेंगे 5/4 डेल्टा टी। यहां तक हो गया हमारा ए बी और बी सी का वैल्यू। ठीक है, एक बार ये वैल्यू हमारा निकल गया, इसके बाद हमारा काम होगा डेल्टा एल निकालने का। तो ये लेंथ निकल गया हमारा, ये लेंथ निकल गया, सारा लेंथ हम किसके टर्म में निकाल लिए, डेल्टा टी के टर्म में निकाल लिया। ठीक है, अब बात ये है कि जगह, देखो अब जगह को मैनेज करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको जो है यहां से देता हूं। अब तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, यहाँ पे लिख लेंगे। अब चूंकि अलग अलग मीडियम में ट्रेवल कर रहा है रे, तो हम लोग पहले डिसाइड करेंगे किस मीडियम का करस्पॉन्डिंग ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ रिलेटिव टू एयर मीडियम। तो हम लोग लिखेंगे यहां से रिलेटिव टू एयर मीडियम, रिलेटिव टू एयर मीडियम ले लेना। अब रिलेटिव टू एयर मीडियम अगर हम लोग लेके चलेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे डेल्टा L1 L2 निकालते हैं। तो L1 अगर बात करते हैं तो शुरुआत कहां से करेंगे, ए से लेकर के एम तक जाएंगे। तो ये हम लोग लिखेंगे यहां से स्टार्ट हुआ। तो अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद देखा कि फेज डिफरेंस पाई का हुआ था, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे के पाथ को शॉर्टन करेंगे कितने से, λ/2 से। तो इसको लिखेंगे ए एम माइनस ऑफ λ/2। अब ए एम के वैल्यू को लिखेंगे तो ए एम का वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है, दैट इज नथिंग बट 6/5 डेल्टा टी। तो ये हो गया 6/5 डेल्टा टी माइनस ऑफ λ/2। अब जाएंगे L2 पे, L2 इक्वल्स टू लिखेंगे तो शुरुआत होगा हमारा यहां से ए से और एंड करेंगे सी तक, क्योंकि सी और एम के आगे दोनों में कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है। ये जो है हमारा दूसरे मीडियम में म्यू वाले में कर रहा है, इसको म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग लिखेंगे म्यू इंटू ए बी। फिर जाएंगे यहाँ पे, यहाँ कोई जो रिफ्लेक्टेड का पाथ अगर लेंगे तो ये हो गया म्यू इंटू ए बी अगेन, लेकिन यहाँ कोई फेज डिफरेंस नहीं हुआ इसलिए इसके पाथ को हम कोई शॉर्टन नहीं करेंगे। अब म्यू का वैल्यू जो है दिस म्यू इंटू बी सी लिखेंगे। बी सी और ए बी दोनों सेम है इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ म्यू इंटू ए बी। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू म्यू के जगह पे हमारा हो गया 4/3 और ए बी के जगह पे वैल्यू रखेंगे तो ए बी हम लोगों ने निकाला हुआ है, दैट इज 5/4 डेल्टा टी। तो ये हो गया 5/4, ये हो गया डेल्टा टी। तो इससे हमारा 4 कैंसल आउट हो गया
and we get 10/3 डेल्टा टी। तो ये हो गया मेरा L2 का वैल्यू। अब L1 L2 जब दोनों निकल गया तो हम जाएंगे डेल्टा L वाले पार्ट पे। तो डेल्टा L अगर लिखने जाएंगे, रुको यहां से लिखता हूं, ध्यान देना इधर स्पेस के हिसाब से, या फिर एक काम करूं यहाँ इसको हटाता हूं, ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है। अब यहां से हम लोग ले लेंगे डेल्टा L इक्वल्स टू L2 माइनस L1। L2 माइनस L1 करने जाएंगे तो इसको L2 को लिखेंगे तो हो गया 10/3 डेल्टा टी माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 6/5 डेल्टा टी माइनस लैम्डा बाई 2। तो डेल्टा एल का वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, 50 माइनस 18 मतलब 32। तो ये हो जाएगा 32/15 डेल्टा टी प्लस ऑफ लैम्डा बाय 2। चूंकि हमको डेल्टा टी निकालना है तो इसको ले जाएंगे इधर की तरफ। नाउ वी कैन राइट दैट डेल्टा टी इक्वल्स टू, कहाँ लिखें, चल इसको हटाते हैं, तो लिखेंगे डेल्टा टी इक्वल्स टू नथिंग बट, ये हो जाएगा 15/32 डेल्टा एल माइनस लैम्डा बाय 2। ये हो गया डेल्टा टी का वैल्यू। अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि अगर हम लोग लेते हैं येलो कलर, चूंकि वो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस वाला होगा, वो कलर येलो दिखना चाहिए, इसका मतलब है कि येलो कलर के वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, ये हमारा व्हाइट लाइट है यहाँ पे, तो येलो कलर के करस्पॉन्डिंग हम बात करेंगे कि जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, तो हम सीधा लिखेंगे कि व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा वाई, देन डेल्टा एल की जगह पे हम लोग लिखेंगे तो दिस शुड बी एम लैम्डा वाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा वाई बात कर लेंगे। अब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा वाई आ गया तो यहाँ पे डेल्टा टी के इक्वल्स टू लिख लेंगे, दिस विल बी 15/32 और यहाँ पे हो गया एम लैम्डा वाई माइनस ऑफ लैम्डा के जगह पे लैम्डा वाई बाई 2 रखेंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी नथिंग बट डेल्टा टी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2m माइनस 1 लैम्डा वाई बाई 2, तो इसको लिख लेंगे 2m माइनस 1 लैम्डा वाई बाई 2 मतलब 64 हो जाएगा, तो 15/64 इंटू लैम्डा वाई। अब लैम्डा वाई का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, लैम्डा वाई का वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कितना महात्मा, वो दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो डेल्टा टी का वैल्यू रखेंगे 2m माइनस 1, ये हो गया 15/64 इंटू, यहां पे रखेंगे तो हो गया 6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो डेल्टा टी का जो वैल्यू आ गया दिस इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1, इसको करोगे तो हो जाएगा 2 3, यहाँ हो जाएगा 32, तो 3 मतलब 45 बाय, अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 32 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। अब डेल्टा टी का कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू होगा, तो पहली बार ऑड नंबर 1, 2m माइनस 1 तो ऑड नंबर हो जाएगा, m को तो 1 2 3 करके रखना शुरू करोगे, 1 2 3 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 45/32 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर एक, दूसरा 3 इंटू 45/32 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। इन सारे थिकनेस के लिए जो हमारा येलो कलर दिखेगा उसका रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम मिनिमम का बात करेंगे तो हम 1 लेके चलेंगे तो डेल्टा टी मिनिमम कम्स आउट टू बी 45/32 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, और ये हो गया आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भेजा में कुछ गया कि नहीं गया, अरे भेजा में गया नहीं गया,
सब गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 19 आपको मैंने दे रखा है, उस क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, एकदम एग्जैक्टली सेम मेथड से चलोगे। सिर्फ थीटा के जगह पे 53 के बदले दे रखा है हमको 30 डिग्री क्वेश्चन में। तो सिर्फ हमारा है कि थीटा 53 के बदले कितना हुआ है, 30 डिग्री दे रखा है। और आगे क्वेश्चन में ये दे रखा है, पढ़ो क्वेश्चन में, अगर कर लोगे तो छोड़ दूंगा आप लोगों के ऊपर, नहीं तो फिर इतना सारा स्टेप जो है करके हम यहाँ तक पहले पहुंचेंगे, और यहाँ पहुंचने के बाद फिर वही 2 स्टेप लिखेंगे। एक स्टेप ये लिखोगे, दूसरा स्टेप तो दूसरा कंडीशन दे रखा है। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि फाइंड द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू 4/3। तो ये वैल्यू तो सेम ही दिया हुआ है, 4/3 जो हम लोगों ने लिया था। उसके बाद कहा कि जो विथ वेवलेंथ λ1 एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, मतलब जब हम यहाँ इस वाले इक्वेशन पर पहुंच जाएंगे तो लिखेंगे λ1, तो यहाँ लिखेंगे mλ1 और एक इक्वेशन निकाल लेंगे यहाँ से। तो कहा कि थिकनेस जो है वेवलेंथ λ1 एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, व्हाइट लाइट विथ वेवलेंथ λ2 इज नॉट रिफ्लेक्टेड। तो λ1 जो है मैक्सिमम रिफ्लेक्शन है, मतलब λ1 रखेंगे तो इसको mλ1 रख देंगे। और जब बोला कि जो λ2 के करस्पॉन्डिंग जाते हैं, तो उस केस में हमारा जो है कोई रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ पे लिख लेंगे 2m-1 λ2, 2 इक्वेशन हमको मिल जाएगा। λ1 λ2 दिया हुआ है। अब उसमें से हम लोग थिकनेस निकालेंगे दोनों के लिए, और कॉमन थिकनेस जो जो होगा उसको ले लेंगे। अरे बात समझना है ना, पक्का कर लोगे ना। λ1 डालने पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लेंगे, और λ2 डालने पे, अरे इलस्ट्रेशन तो पूरा सॉल्यूशन में भेजा है, इलस्ट्रेशन का एक क्वेश्चन का, इलस्ट्रेशन के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा भेजा हुआ है। इसीलिए नहीं लिखा है, किस लिए नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है कि मैंने आपको भेजा है सॉल्यूशन सबका कंप्लीट। λ2 में कर लेना, 2 इक्वेशन आएगा, तो हमको डेल्टा टी का पहले से कुछ वैल्यूज आएगा, डेल्टा टी का दूसरे वाले में आएगा। अब हम दोनों में देखेंगे कौन सा कॉमन टी है जो सबसे कम वैल्यू वाला है, दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये एरोडो का क्वेश्चन उठाया था मैंने, और इसके ऊपर वाला क्वेश्चन तो खैर 7 साल से चल रहा है। तो ये इस बार मैंने क्या किया कि आपको इलस्ट्रेशन में दिया था, इसलिए एरोडो वाले क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिया था। सरियल नॉट रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या हो गया, वो वेवलेंथ मिसिंग है। वेवलेंथ मिसिंग का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ यहां तक तो पहुंच जाओगे जैसे मैंने बताया था, और 2 स्टेप लिखेंगे। लिखेंगे व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू λ1, देन हम लोग लिखेंगे डेल्टा एल इक्वल्स टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए mλ1 लिखोगे। और फिर इसमें लिखेंगे व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू λ2 रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, और रिफ्लेक्ट हमारा जो है वो वेवलेंथ मिसिंग हो गया उसमें से। जब भी वेवलेंथ मिसिंग, नो रिफ्लेक्शन, इसका मतलब है कि उन दोनों का रिफ्लेक्शन के बाद इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव हो गया, तो वेवलेंथ हमारा मिला ही नहीं, इसका मतलब कि वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ एक तरह से। तो ये हो गया। इसको इसके जगह पे डेल्टा एल इक्वल्स टू 2m-1 0.5 λ2 रख देंगे। अब हमारा डेल्टा टी का पहले से कुछ वैल्यू आएगा, सेकंड वाले से कुछ वैल्यू आएगा, दोनों में कॉमन देखेंगे, जो सबसे कॉमन वाला होगा वो सब पॉसिबल डेल्टा टी होगा, जो सबसे कम वाला कॉमन वाला होगा उसको डेल्टा टी मिनिमम कर लोगे आप साहब। क्या हो गया, कर लोगे, चलो ठीक है। तो मैं फिर आपको क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा हूं स्टूडेंट टास्क में, बगल में चाहो तो लिख लो कि रेफर जी, इलस्ट्रेशन जी, एकदम एग्जैक्टली जी के तरह फॉलो करना है। सिर्फ ये 2 स्टेप लास्ट स्टेप पे जाना है आपको, ये वाला दोनों, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला। फिर आपको, या उसके पहले एक काम करता हूं, चलो यंग्स डबल स्लिट पहले 2 वाला खत्म कर देते हैं, फिर मल्टीपल वाला एक लाइन वाला चीज उसको बताना है।
या फिर रुको पहले मल्टीपल वाला आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा अलग होगा, उसके बाद तो यंग डबल स्लिट का तो पूरा कॉन्सेप्ट बता ही चुका हूँ, सिर्फ थोड़ा सा थ्योरी बताना है। और क्वेश्चन नंबर 19 वाले का अगर आंसर एज इट इज मैच करना है तो इरोडोम में ढूंढ लेना, आपको इरोडोम में एक क्वेश्चन मिल जाएगा वेव्स वाले पार्ट में, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन है इरोडोम में जो कि वेव ऑप्टिक्स में एडवांस के लिए हम लोगों के लिए रेलिवेंट है। तो सोचा कि वो जो क्वेश्चन रेलिवेंट है उसको उठा करके दे देता हूं ताकि आराम से आप लोग कर लोगे। ठीक है, पहले काम करते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्लास में जाते हैं। एक छोटा सा आपको जब आप शुरू करोगे इलस्ट्रेशन में, तो एक मैंने दिया हुआ है इंटरफेरेंस ड्यू टू n number of identical coherent sources at a point line in the space which is located at large distance from the coherent sources। ध्यान से सुनते रहना जो बता रहा हूं, और उसका पूरा डेरिवेशन मैंने आपको एक पेज में करके दिया है। उस डेरिवेशन को बस यहाँ पे देखते रहना, फॉलो करते रहना, और जो फाइनल रिजल्ट दूंगा, जिस भी क्वेश्चन में 2 से ज्यादा कोहेरेंट सोर्स के इंटरफेरेंस वाला क्वेश्चन होगा, उसमें आप इस चीज को फॉलो करोगे, या फिर जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करोगे। और हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है उस पर तो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका हूँ, 12 वाला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, ये सब किया था हम लोगों ने, जिसमें 2 से ज्यादा सोर्स हम लोगों ने लिया था। तो वहां पे फेजर डायग्राम के थ्रू एम्पलीट्यूड निकाल लोगे, एम्पलीट्यूड निकल गया एक बार तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर के बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो वैसे मैंने 2 से ज्यादा सोर्स वाले को क्वेश्चन करने के लिए एक ही मेथड बताया है कि हमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे जाना है एक, उसके बाद वेक्टर एडिशन मेथड पे चले जाएंगे, इधर पैरेललोग्राम लॉ या फिर ट्रायंगल लॉ। अगर 2 का बात हुआ, 2 का बात नहीं है तो आप पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन पे जा सकते हो। और उससे भी बढ़िया है कि अगर 2 3 4 दे रखा है तो अपना आई कैप जे कैप के फॉर्म में सबको लिख करके वेक्टर सम निकाल लो। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 इन सब में। ये सब तो याद होगा महान लोग? अरे याद भी है कि नहीं याद है? याद है। अब अभी जो एक क्वेश्चन है ये तब हम अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखते रहना। हम लोगों ने लिया n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कोहेरेंट सोर्सेस, तो ये सब ले लिया आइडेंटिकल कोहेरेंट सोर्सेस। इसको लिख लेते हैं S1, S2, S3, S4, इस तरह से चलता रहा, इसको लिख लेते हैं Sk। तो हमारा n नंबर ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस यहाँ पे रख लेते हैं, तो कोई स्पेस कम होगा इसलिए डॉटेड डॉटेड कर देते हैं, यहीं पे Sk लिख देता हूँ। ये हो गया Sk। अब मान लो कोई पॉइंट हम लेते हैं P इन द स्पेस विच इज लोकेटेड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। हर 2 के बीच का सेपरेशन ले लेते हैं D। ये सब सेपरेशन हम लोगों ने ले लिया D। आइडेंटिकल सोर्स बोलने का मतलब है कि सबका पावर लेंगे W, तो W हो गया सोर्स का पावर। अब अगर हम सुपरपोजिशन इन सब की वजह से करें तो एक वेव आएगा P पे, दूसरा वेव आएगा S2 से P पे, इस तरह से सारा वेव जो है वो हमारा इंटरफेयर ले लेते हैं इस तरह से, ये सब जाकर यहाँ पे इंटरफेयर। अब देखते हैं कि 2 के बीच में पाथ फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस कितना होगा। चूंकि हम बहुत लार्ज डिस्टेंस पे ले रहे हैं तो इन दोनों को पैरेलल मानते हैं। पैरेलल मानते हैं मतलब इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, हर वेव को हम मान लेंगे कि एंगल थीटा पे, तो जितने भी वेव होंगे सबको थीटा पे मानेंगे, इसको भी थीटा पे मान लेते हैं। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये यहाँ अगर इस पर परपेंडिकुलर डाला तो पाथ डिफरेंस जो एडिशनल होगा ये वाला होगा। ये एडिशनल पाथ डिफरेंस निकालने के लिए जाएंगे तो हमको पता है दोनों पे 90 डिग्री डालेंगे, ये अगर थीटा ले लिया तो 90 माइनस थीटा, मतलब ये एंगल हो गया, अरे कोई गड़बड़ कर दिया, थीटा ऊपर ये दिखा रहे थे ना, हाँ ठीक है, ये दिखा रहे थे तो यही दिखाएंगे, तो ये एंगल हो गया, ये सब हम लोगों ने ले लिया थीटा। ठीक है,
तो यहां से अगर लेके चलेंगे तो ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये एंगल हो गया हमारा थीटा। ठीक है, अब 5 थीटा थीटा तो लिखा था, पागलाने लगता हूं मैं भी। हाँ, तो ये अगर थीटा एंगल हो गया, हम इन दोनों के बीच में बात करेंगे तो S1P माइनस S2P करेंगे। तो यहां से यहां तक एडिशनल, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर यहां से आगे और यहां से आगे देखें कोई पाथ का डिफरेंस नहीं होगा। तो बताया था परपेंडिकुलर डाल देना छोटे वाले से, उसके हिसाब से ये डी साइन थीटा के बराबर होगा, मतलब हो गया डी साइन थीटा। अगर उसी तरह से S3 और S2 के बीच में, मतलब दो कंसेक्यूटिव के बीच में पार्ट डिफरेंस निकालना, फिर परपेंडिकुलर डालेंगे इसके ऊपर, फिर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वही ये 90 माइनस